किसी ऋषि ने कहा था, भारत को नक्शे पर मत देखो, उसे अपने भीतर खोजो। यह बात एक छोटे से गांव के बालक एकलव्य ने सुनी थी, लेकिन उसे समझना उसके बालमन के लिए कठिन था। एकलव्य ने पूछा, भारत कोई जगह है? कोई जमीन का टुकड़ा? या कुछ और? एक दिन वह अपने दादाजी के साथ खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं लाल, कहीं काली, कहीं रेतीली। दादाजी ने कहा, बेटा, यह भारत की भूमि है। इसकी मिट्टी में रंग भी हैं, रस भी और राग भी। मतलब? एकलव्य ने पूछा। मतलब ये कि भारत कोई एक टुकड़ा नहीं, ये विविधता की जमीन है। जैसे हमारे खेत में अलग अलग बीज बोने से अलग फसलें उगती हैं, वैसे ही यहां हर क्षेत्र, हर भाषा, हर सोच एक विशेष बीज है। लेकिन इन सबके बीच एक ही जल बहता है, चैतन्य का जल। एकलव्य बड़ा हुआ और एक दिन वह हिमालय की यात्रा पर गया। वहां उसे एक योगी मिले, ध्यानमग्न, मौन। एकलव्य ने पूछा, भारत क्या है? योगी ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, भारत वह मौन है जो शब्दों के पहले होता है। कैसे? बालक का मन फिर जिज्ञासु। योगी ने एक दीपक जलाया और बोले, देखो, यह लौ भारत है। बाहर से यह एक अग्नि है, लेकिन भीतर यह एक चेतना है जो हर जीव में है, हर जड़ में भी। भारत वही चेतना है जो गाते वक्त संगीत बनती है, लड़ते वक्त शौर्य और मौन में समाधि। एकलव्य को अब समझ आने लगा कि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं, एक तरंग है, एक ऐसी तरंग जो ऋषियों की समाधि से उठी, कवियों की कविताओं में बही, संतों की वाणी में बसी और क्रांतिकारियों की चुप्पी में गूंजी। वह जहां भी गया, उस तरंग को महसूस किया, एक मंदिर की घंटियों में, एक सूफी दरगाह की कव्वाली में, एक आदिवासी नृत्य में और एक वैज्ञानिक की लैब में। अब एकलव्य जब कोई पूछता, भारत क्या है? कहता, भारत को तुम आंख से देखोगे तो जमीन लगेगा, हृदय से सुनोगे तो एक तरंग, और आत्मा से अनुभव करोगे तो एक शून्य जिसमें सब कुछ है। भारत केवल एक भूभाग नहीं, वह एक चैतन्य तरंग है जो समय और भूगोल से परे है। वह चेतना है जो अनादिकाल से बह रही है और हर उस व्यक्ति में जग रही है जो सत्य की खोज में निकला है। उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, पुराण और योग सूत्र, इन सब में भारत की अवधारणा केवल भौगोलिक न होकर आध्यात्मिक चेतन है। उपनिषद भारत, भा प्लस रथ, प्रकाश में रथ। भा प्रकाश, ज्ञान, रथ जो उसमें लीन हो। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। हे प्रिय, आत्मा को देखो, सुनो, विचार करो और ध्यान दो। यह उपदेश भारत की चेतन परंपरा का मूल है। भारत वह भूमि है जहां आत्मा की खोज जीवन का ध्येय रहा है। इसलिए भारत केवल भौगोलिक भूमि नहीं, बल्कि ज्ञान ज्योति में लीन चैतन्य चेतना है। गीता के पहले अध्याय में युद्ध भूमि का नाम है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। यह भूमि मात्र युद्ध भूमि नहीं, धर्म का क्षेत्र है जहां मनुष्य आत्मसंघर्ष करता है। यह भूमि है जहां अर्जुन मोह में गिरता है और श्री कृष्ण उसे स्वधर्म में जागृत करते हैं। भारत इस दृष्टि से बाह्य राष्ट्र नहीं, एक आंतरिक युद्ध भूमि है, जहां हर साधक अर्जुन है और उसका अंतर्यामी कृष्ण। महाभारत कहता है, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित्। जो यहां है वह और कहीं भी मिलेगा, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं। यह श्लोक स्वयं भारत के संपूर्ण अनुभव की घोषणा है। भारत एक कथा है जहां देवता भी मनुष्य बनते हैं और मनुष्य भी देवत्व को छूते हैं। यह भूमि स्मृति की है जहां हर वृत्तांत चेतना को आकार देता है। विष्णु पुराण 2 मार्च 2001 में आता है, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वही भारतवर्ष है जहां भारतीय संतान निवास करते हैं। यहां भारतीय संतान का अर्थ केवल जातीय नहीं, चेतन परंपरा से है। भारत वह भूमि है जो तप, त्याग, सेवा और साधना से जागृत है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध।
भारत वह भूमि है जहां चित्त शुद्धि, आत्मदर्शन और समाधि को सर्वोच्च माना गया। भारत की चेतना मैं कौन हूं के प्रश्न से संचालित होती है। इस दृष्टि से भारत कोई नेशन स्टेट नहीं, वह एक मेडिटेटिव स्टेट है। इस भारत मात्र एक भूगोल नहीं, वह एक चेतन क्षेत्र है जहां हर कण में ब्रह्मा और हर जीवन में लीला है। यह एक ऐसी तरंग है जो नदियों में बही, ऋषियों में जगी और आज भी हर साधक में जागती है। भारत की भौगोलिक रचना ही एक यज्ञमंडल की भांति है। उत्तर में हिमालय ज्ञान का ध्रुव, जैसे ऋषियों का मस्तिष्क। दक्षिण में सागर भावना का गहन स्रोत, जैसे हृदय। नदियां नाड़ियों की तरह जो जीवन संचार करती हैं। भारत का भूगोल स्वयं एक ध्यानरत शरीर की तरह है, जिसमें पर्वत मस्तिष्क हैं, नदियां चेतना की धाराएं और समुद्र अचेतन की गहराई। भारत बाहरी भूभाग नहीं, अंतर्मन की प्रतीक भूमि है। भारत में हर क्षेत्र की भाषा एक चेतन तरंग है। संस्कृत से लेकर तमिल, ब्रज से लेकर बंगला तक, हर एक में स्फोट, कॉस्मिक वाइब्रेशन की अलग लय है। संस्कृत में भारत शब्द स्वयं भा, प्रकाश और रथ, लीन से बना है। द्रविड़ भाषाओं में भारत का अर्थ होता है वह भूमि जहां करुणा और ज्ञान की नदी बहती है। भारत की भाषाएं कोई मात्र संप्रेषण माध्यम नहीं, वे वेदना की भिन्न भिन्न कंपनियां हैं। भारत स्वयं एक रागात्मक तरंगमंडल है। राम और कृष्ण संस्कृति के दो ध्रुव। राम मर्यादा भारतम, कर्तव्य, आदर्श। कृष्ण लीला भारत प्रेम, सौंदर्य, रस। भारत संस्कृति में तप और उत्सव का संतुलन है। यहां साधु भी नाचता है और नर्तकी भी समाधि पा लेती है। भारत का सांस्कृतिक चरित्र द्वैत में अद्वैत है, जहां कर्म और प्रेम, भोग और योग सब एक ही चैतन्य लीला के रूप हैं। प्रतीक ऋषि भारत का आदर्श नागरिक। ऋषि वह है जो सत्ता का दास नहीं, संपत्ति का लोभी नहीं, बल्कि सत्य का सेवक है। भारत का धर्म न मूर्ति है, न मात्र पूजा, बल्कि एक सत्यपथ यात्रा है। भारत का धर्म स्थूल धर्म नहीं, सूक्ष्म धर्म है, जहां बाह्य कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक चित्त शुद्धि प्राथमिक है। प्रतीक ओम भारत का मूल मंत्र। एकाक्षरन ब्रह्मा ही वह कंपन है जिससे सब कुछ जन्मा। भारत का असली अस्तित्व ओम जैसी तरंग में है, जो न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, केवल अनुभव की जा सकती है। भारत वह तरंग जो ऋषियों के ध्यान से उठी, वेदों में शब्द बनी, नाद में राग बनी और आज भी हर खोजी आत्मा में गूंजती है। भारत कोई देश नहीं, वह दिशा है जो आत्मा को आत्मा तक ले जाए। वह तरंग है जो मिट्टी से मौन और मौन से ब्रह्मा तक पहुंचे। अब आइए देखें कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान जैसे कि न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, सिस्टम थ्योरी, कॉग्निटिव साइंस और मेमेटिक्स भारत को कैसे पढ़ते हैं। क्या भारत को केवल भूगोल से नहीं, बल्कि एक चेतन तरंग के रूप में आधुनिक ज्ञान भी पहचानता है? उत्तर है हां, और उसे हम 5 आधुनिक स्तरों पर समझेंगे। रिचर्ड डॉकिंस के मेम सिद्धांत के अनुसार विचार और मान्यताएं भी एक जीवित तरंग की तरह फैलती हैं, जैसे जीन्स। ध्यान, अहिंसा, योग, वसुधैव कुटुंबकम, धर्म ये भारत के मेम्स हैं जो हजारों सालों से संचित हुए हैं। ये विचार केवल भारत में नहीं, वैश्विक चेतना में फैल रहे हैं। भारत एक भौगोलिक सत्ता नहीं, सांस्कृतिक मेमेटिक तरंग है, जो हजारों सालों से कलेक्टिव माइंड में बसी हुई है। क्वांटम दृष्टि से विचार। ब्रह्मांड एक नॉन लोकल नेटवर्क है जहां सब कुछ परस्पर जुड़ा है। चेतना कोई उत्पाद नहीं, बेसिक फील्ड है जो सब कुछ अनुभव कर रही है। योग उपनिषद क्या कहते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा है। यह आधुनिक क्वांटम एंटेंगलमेंट की गूंज है। भारत ने प्राचीन काल से ही ऑब्जर्वर, दृष्टा को केंद्र में रखा है, जो क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट से मेल खाता है। भारत एक ऐसा चेतनापट है जो क्वांटम विजन में पहले से ही विद्यमान है। न्यूरोसाइंस में मस्तिष्क एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जिसमें केओस के बीच में ही को पैदा होती है। भारत का तंत्र संविधान। विविधता, भाषाएं, रीति रिवाज,
लेकिन एक गहरा अदृश्य समन्वय। जैसे ब्रेन में अलग अलग क्षेत्र होते हैं लेकिन सब एक ही चेतना में जुड़े हैं। भारत एक ब्रेन मॉडल है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेंसरी इनपुट्स की भांति विविधताएं आती हैं, लेकिन चित्त या भारत बोध सबको एक फील्ड में जोड़ता है। भारत आधुनिक न्यूरोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार भी चैतन्य तंत्र के रूप में समझा जा सकता है। कॉग्निटिव साइंस में समूहों के पास शेयर्ड मेंटल मॉडल्स होते हैं। इनमें कुछ सभ्यताएं गहरे स्तर पर चेतना को जोड़ने वाली भाषा विकसित करती हैं। भारत का शेयर्ड मेंटल मॉडल। धर्म केवल धार्मिक विचार नहीं, कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक है। भारत का संघ संगण गच्छामि यानी एक चेतना में प्रवेश करना। भारत एक भौतिक राष्ट्र नहीं, सांस्कृतिक चेतना की क्लस्टरिंग है, एक सामूहिक बुद्धि, हाइव माइंड। सिस्टम थ्योरी में कोई भी जीवंत प्रणाली विविधताओं के भीतर से एकता को जन्म देती है। भारत में हजारों भाषाएं, जातियां, संप्रदाय, लेकिन सब एक सूत्र में बंधे, संस्कृति द्वारा, स्मृति द्वारा। भारत स्वयं एक ओपन सिस्टम है जो बाहरी प्रभावों को ग्रहण कर पुनः आत्मसात करता है। भारत एक एडैप्टिव, ओपन, सेल्फ करेक्टिंग लिविंग सिस्टम है। भारत केवल एक नेशन नहीं, एक नोशन है। भारत एक भूखंड नहीं, एक ब्रह्मखंड है। भारत कोई सीमारेखा नहीं, बल्कि चेतना की खुली आकाश रेखा है। जब हम भारत की पारंपरिक चेतना, उपनिषद, गीता, महाभारत, योग सूत्र आदि को आधुनिक ज्ञान विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, मेमेटिक्स आदि से जोड़ते हैं, तो एक बिल्कुल नया वैचारिक परिदृश्य खुलता है जहां से हम नवीन और क्रांतिकारी विचारों को जन्म दे सकते हैं। भारत को एक वैश्विक चेतना प्रयोगशाला के रूप में देखा जाए, जहां ध्यान प्लस विज्ञान प्लस संवेदना के माध्यम से मानवता की चेतना को अपग्रेड किया जा सके। स्पिरिचुअल स्टार्टअप्स, ध्यान आधारित टेक्नोलॉजी। इंटरनेट नहीं, भीतर का जाल। कॉन्शियस सिटीज, योग, वास्तु और न्यूरोसाइंस से बनी नगर योजनाएं। धर्म को धर्म संप्रदाय से हटाकर कॉस्मिक एथिक्स के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाए। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, डिजिटल व्यवस्था है, वैसे धर्मा प्रोटोकॉल, डीपी, जीवन में संतुलन और करुणा बनाए रखने वाला सिद्धांत। भारत इसका संस्थापक हो सकता है। जैसे इंटरनेट जानकारियां जोड़ता है, भारत ऐसी भावनात्मक तरंग भाषा का जन्म दे सकता है जो संवेदनाओं को जोड़ती है। योगी, संवेदना पढ़ने वाला एआई। संस्कृत प्लस एआई से राग प्रसारित संवाद प्रणाली, जहां शब्द नहीं, भाव संवाद करें। भारत जीडीपी के स्थान पर जीसीपी, ग्रोस कॉन्शियसनेस पोटेंशियल का प्रस्ताव रखे। स्कूलों में आत्मनिरीक्षण शिक्षा। नीति निर्माण में ध्यान आधारित मंत्रणाएं। स्वास्थ्य प्रणाली में मन प्लस तन प्लस प्राण एक साथ। भारत की पुराण कथाएं, उपनिषद वार्तालाप, योग सूत्र, ये सभी डेटा नहीं, चेतना एल्गोरिदम है। एक ऐसा एआई भाषा मॉडल जो ऋषियों की शैली में सोचता है। आत्मा केंद्रित जीपीटी, ऋषि जीपीटी। भारत कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम। यह संसार को सिखा सकता है कि यूनिटी इन कॉग्निटिव प्लोरालिटी कैसे बनाए रखें। सामाजिक एआई सिस्टम जो बहुभाषी बहुसांस्कृतिक संवाद को समझे। न्याय प्रणाली में संवाद आधारित न्याय, डायलॉजिक जस्टिस, जैसा पंचायतों में होता था। भारत कॉन्शियसनेस स्टडीज में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, जहां ध्यान, प्राण, नाद, ऋषि चिंतन को आधुनिक रिसर्च के साथ जोड़ा जाए। संस्थाएं, चेतना विश्वविद्यालय, योग भाषा एआई प्रयोगशालाएं, भाव चिकित्सा आधारित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र। भारत कोई पुराना विचार नहीं है, बल्कि भविष्य का सबसे प्राचीन बीज है, जो जितना गहरा भारत को पड़ेगा, उतना ही ऊंचा मानवता को उठा सकेगा।